27 साल। रूस को शीत युद्ध के दौर के एक बैटल क्रूजर को फिर से एक युद्धपोत में बदलने में इतना समय लगा, और जब जून 2026 में आखिरकार ऐसा हुआ, तब तक दुनिया उसके चारों ओर बदल चुकी थी। लेकिन यही तो आसान हिस्सा था। हम एडमिरल नाखिमोव की बात कर रहे हैं। 28,000 टन का परमाणु संचालित मिसाइल क्रूजर, जिसने हाल ही में अंतिम समुद्री परीक्षण पूरे किए। मरम्मत में इतना समय लगा कि अब तैनात नाविक उस समय पैदा भी नहीं हुए थे जब जहाज पहले शिपयार्ड में जंग खा रहा था। आज हम वो सवाल उठा रहे हैं जो रूस की सरकारी मीडिया नहीं चाहती। क्या क्रेमलिन ने हाल ही में दुनिया के सबसे भारी हथियारों वाले सतह युद्धपोतों में से एक तैनात किया है? क्या उसने अरबों डॉलर और 3 दशक खर्च कर दुनिया का सबसे महंगा निशाना बना दिया? चलिए जानते हैं ये जहाज असल में क्या है। एडमिरल नाखिमोव 4 किरो क्लास बैटल क्रूजर्स में से एक है, जिन्हें सोवियत संघ ने बनाया था। ये समुद्र के असली दैत्य है, जिन्हें खुले समुद्र में अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स का शिकार करने और उन्हें खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसकी 1980 के दशक में कील रखी गई और 1988 में मूल नाम कालिनिन के तहत कमीशन किया गया। इसके बाद ये करीब 1 दशक सोवियत और रूसी नौसेना में रहा। फिर 1999 में सेवमाश शिपयार्ड सेवेरोद्विंस्क ले जाया गया। तब इसे सामान्य मरम्मत बताया गया था। उस फैसले में शामिल किसी को नहीं लगा था कि सामान्य मरम्मत 2020 के दशक तक चलेगी। ये समझने के लिए कि नखिमोव इतनी देर तक वहीं क्यों रहा, सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस बुरी तरह टूट गया था। अर्थव्यवस्था बर्बाद थी और रूबल की कोई कीमत नहीं थी। नौसेना कमान के पास बेहद महंगे सोवियत खिलौनों का बेड़ा था, लेकिन उनमें से किसी के रखरखाव के लिए पैसे नहीं थे। इसके अलावा इन जहाजों को बनाने और उनकी मरम्मत करने वाला बहुत सा औद्योगिक आधार अब नए रूसी संघ के भीतर भी नहीं था। एडमिरल कुज़नेत्सोव रूस का एकमात्र विमान वाहक पोत यूक्रेन के शिपयार्ड में बना था, और सोवियत संघ टूटने के बाद रूस ने जैसे तैसे काम चलाया। तो जब नखिमोव जैसे जहाज को गंभीर संरचनात्मक मरम्मत की जरूरत पड़ी, तो रूस के पास न तो पैसे थे और न ही इसे सही तरीके से करने के पूरे साधन थे। 2000 के दशक में काम फिर से शुरू करने को लेकर आधे अधूरे मन से बातचीत हुई थी, लेकिन 2010 के दशक तक कुछ भी ठोस नहीं हुआ। असली आधुनिकीकरण की कोशिश को आखिरकार 2013 में मंजूरी मिली, जब लगभग 50 अरब रूबल का औपचारिक अनुबंध किया गया। उस समय के हिसाब से लगभग 1.5 अरब डॉलर। योजना उतनी ही महत्वाकांक्षी थी जितनी किसी नौसैनिक रिफिट में हो सकती है। पुराने सोवियत सिस्टम को ठीक करने के बजाय इंजीनियरों ने जहाज के पूरे अंदरूनी हिस्से को पूरी तरह से खाली करने, सोवियत युग की सड़ चुकी वायरिंग के मीलों हिस्से को निकालने और पुराने हो चुके मिसाइल ट्यूब्स को हटाने का फैसला किया था, और मूल रूप से एक बिल्कुल नया युद्धपोत फिर से तैयार करना था। मॉस्को ने गर्व से घोषणा की थी कि ये जहाज 2018 तक फिर से बेड़े में शामिल हो जाएगा। वह समय सीमा बिना किसी हलचल के गुजर गई, जैसा कि आप शायद समझ चुके होंगे। असल में हुआ ये कि जैसे ही शिपयार्ड के मजदूरों ने उस ढांचे को खोलकर भीतर तक जांचना शुरू किया, तो ये पूरी तरह से साफ हो गया कि जब हकीकत सोवियत इंजीनियरिंग से टकराती है तो कोई भी प्रोजेक्ट कितनी बुरी तरह से बिगड़ सकता है। संरचनात्मक फ्रेम जो दशकों से जंग खा रहे थे, उन्हें पूरी तरह बदलना पड़ा। इतने पुराने और बड़े ढांचे पर काम के लिए जरूरी वेल्डिंग तकनीकें उम्मीद से ज्यादा खास और समय साध्य थीं। सबसे बड़ी दिक्कत थी कि आधुनिक रडार और कॉम्बैट सिस्टम्स को उस सुपरस्ट्रक्चर पर लगाना जो एनालॉग कोल्ड वॉर इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से बना था। इनमें से हर एक समस्या ने समय सीमा को और पीछे धकेल दिया। 2018 अब 2021 बन गया, जो 2023 बना, फिर 2025 बन गया, और अब हम 2026 में हैं। उस जहाज को देख रहे हैं जिसे पूरा होना था इससे पहले कि उसके कुछ भविष्य के क्रू मेंबर पैदा भी हुए हों। लागत भी समय सीमा की ही तरह बढ़ती गई, यानी सीधी ऊपर और दाईं ओर। वो मूल 50 अरब रूबल का कॉन्ट्रैक्ट आखिरकार लगभग 400% तक बढ़ गया। गैर आधिकारिक अनुमान के मुताबिक आखिरी बिल कहीं करीब 200 अरब रूबल तक पहुंच गया। इसे किसी भी वास्तविक विनिमय दर पर डॉलर में बदले अनौपचारिक अनुमान के अनुसार कुल लागत 2 से 5 अरब डॉलर के बीच है। यह इस पर निर्भर करता है कि किसका अनुमान मानते हैं और कब मापते हैं, जो सिर्फ एक ही जहाज के ढांचे को फिर से तैयार करने में खर्च हुई। संदर्भ के लिए, ये इतनी बड़ी रकम है कि इससे कई छोटे और अधिक आधुनिक जहाजों का निर्माण या उन्हें हथियारों से लैस किया जा सकता था, बजाय इसके कि सारी रकम एक ऐसी जहाज पर खर्च कर दी जाए जिसे बदला नहीं जा सकता। जब एक जहाज पर खर्च बढ़ता है तो आमतौर पर किसी और चीज की कुर्बानी देनी होती है। यहाँ वो थी नखिमोव की सहोदर जहाज प्योटर वेलिकी या पीटर द ग्रेट। कीरो क्लास का चौथा और अंतिम सक्रिय क्रूजर नाम मात्र सेवा में है। नाखिमोव के रिफिट में रूसी नौसेना का ज्यादा से ज्यादा बजट खपने से प्योत्र वेलिकी को आधुनिक बनाने की योजनाएं चुपचाप ठंडे बस्ते में डाल दी गईं। रूस ने एक प्रमुख जहाज के भविष्य को दूसरे की वापसी के लिए कुर्बान कर दिया। तो लड़ाकू क्षमता के सवाल पर जाने से पहले ही यहाँ रणनीतिक कीमत चुकानी पड़ी है। सोवियत संघ के 4 कीरो क्लास दानवों में अब केवल एक बचा है जिसे चलाने की योजना बन रही है। एडमिरल लाजारेव को
2021 में स्क्रैप कर दिया गया था और नखीमोव के लौटने पर प्योटर वेलिकी के भी सेवा से हटने की संभावना है। ये अभी भी बहस का विषय है क्योंकि 2023 की एक रिपोर्ट में सुझाव था कि जहाज सेवा में रह सकता है, लेकिन इतिहास से आगे आइए समझते हैं कि 3 दशक और अरबों डॉलर में असल में क्या खरीदा गया, क्योंकि कागजों पर एडमिरल नखीमोव अजेय दिखता है। मूल नखीमोव को 20 P-700 ग्रेनाइट एंटीशिप मिसाइलें ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसके इर्द गिर्द सोवियत नौसैनिक सिद्धांत पूरी तरह बनाया गया था। इन्हें अमेरिकी कैरियर बैटल ग्रुप्स पर दूर से सामूहिक हमले के लिए बनाया गया था। अब सभी लॉन्चर हटा दिए गए हैं और उनकी जगह यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम लगाया गया है। कहा जाता है कि इसमें 10 मॉड्यूल्स में करीब 80 सेल्स है जो कैलिब्रो लैंड अटैक, एंटी शिप क्रूज और P-800 ऑनिक्स एंटी शिप मिसाइलें दाग सकते हैं और संभवतः 3 M-22 जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल भी। इसमें जहाज की लंबी दूरी की एयर डिफेंस सेल्स भी जोड़ ले और पूरे जहाज में कुल मिसाइल क्षमता लगभग 170 से 180 मिसाइल सेल्स आकी गई है। जब यह पूरी तरह से सेवा में शामिल हो जाएगी तब अंतिम संख्या चाहे जो भी निकले, ये जहाज दुश्मनी के इरादे से अपनी ओर आता दिखे तो कोई नहीं चाहेगा। यह संयुक्त परमाणु और स्टीम प्रणोदन प्रणाली से भी चलता है। इसका मतलब है कि उसके 2 KN-3 परमाणु रिएक्टर उसे लगभग असीमित रेंज और सहन शक्ति देते हैं, जो उस खास मिशन के लिए बेहद अहम है, जिसके लिए रूस इसे इस्तेमाल करना चाहता है, जिस पर हम बात करेंगे। वे रिएक्टर इतने समय तक बंद रहे कि उनका फिर से शुरू होना बड़ी उपलब्धि थी। दोनों रिएक्टर क्रमशः दिसंबर 2024 और फरवरी 2025 में चालू हुए। आधुनिकीकरण अनुबंध पर हस्ताक्षर के 1 दशक से अधिक बाद जहाज ने अगस्त 2025 तक सेव मार्श नहीं छोड़ा था और जून 2026 तक अंतिम समुद्री परीक्षण चरण में नहीं पहुंचा था, जिसे रूसी परिवहन मंत्रालय अंतिम परीक्षण प्रक्रिया कहता है। मई के अंत में शिपयार्ड छोड़ने के बाद सैटेलाइट ट्रैकर्स ने उसे व्हाइट सी में गति और नेविगेशन परीक्षण करते देखा, जहां वह पानी में अच्छी खासी लहरें उठाते हुए अपनी प्रणालियों की पूरी जांच कर रही है। अगर सब योजना के अनुसार चला तो जहाज के इतिहास को देखते हुए यह अपने आप में बड़ा सवाल है। तो एडमिरल नाखीमोव 2026 में आगे चलकर या 2027 में रूस के नॉर्दर्न फ्लीट में औपचारिक रूप से सेवा में शामिल हो सकता है। रूसी राज्य मीडिया इसी हिस्से पर जोर देगा और हमें इस पर सवाल उठाना चाहिए। ये जहाज ब्लैक सी युद्धपोत के रूप में तैनात नहीं हो रहा और न ही यूक्रेन के तट के पास भेजा जा रहा है। इसका उद्देश्य नॉर्दर्न फ्लीट का फ्लैगशिप बनना और कोला प्रायद्वीप के पास तैनात रहकर रूस की समुद्री परमाणु प्रतिरोधक क्षमता की रक्षा करना है। रूस की बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां इसी क्षेत्र से चलती है और युद्ध के समय उनके बैरेंट्स और कारा सागरों में कड़ी सुरक्षा वाले घड़ों में पीछे हटने की उम्मीद की जाती है। नाखीमोव का काम अपनी परमाणु ऊर्जा, लंबी क्षमता और भारी वायु रक्षा हथियारों के साथ सुरक्षित क्षेत्र की रक्षा करना और पनडुब्बियों को नाटो की पनडुब्बियों, विमानों और सतही जहाजों से बचाना है। यानी इसे बिल्कुल नए युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है, न कि काला सागर के मौजूदा युद्ध के लिए। यही हमें वीडियो के असली शीर्षक और उस तर्क तक लाता है जिसे नौसेना के कई विश्लेषकों ने जहाज के शिपयार्ड से निकलने के बाद उठाया। अगर मान ले कि नखीमोव का असल काम आर्कटिक की रक्षा है, न कि काला सागर में शक्ति दिखाना, इतनी बड़ी मात्रा में पैसा और हथियार एक ऐसे अपूरणीय जहाज में डालने की व्यापक तर्क शक्ति सीधे सीधे उन सभी बातों के खिलाफ जाती है जो यूक्रेन युद्ध ने पिछले 4 वर्षों में दुनिया को नौसैनिक युद्ध के बारे में सिखाई है। हमें क्रूजर मस्क्वा पर बात करनी है। उससे पहले मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें, जहां हम रोज युद्ध के इतिहास, वर्तमान और भविष्य पर वीडियो बनाते हैं। अप्रैल 2022 में मस्क्वा रूस के काला सागर बेड़े का प्रमुख जहाज था, एक स्लावा क्लास मिसाइल क्रूजर, जिसे रूसी नाविकों और प्रचारकों दोनों ने अजेय माना था। यूक्रेन ने स्वदेशी रूप से निर्मित 2 नेपच्यून जहाज रोधी मिसाइलों से उस पर हमला किया और वह डूब गई, जिससे वह दशकों में किसी भी नौसेना द्वारा युद्ध में खोया गया सबसे बड़ा युद्धपोत बन गई। जिन मिसाइलों ने यह किया उनकी कीमत उस जहाज की कीमत के मुकाबले बहुत ही कम थी और ये डूबना पूरे युद्ध की प्रकृति को साफ तौर पर दर्शाता है, जहां बड़े, महंगे और प्रतिष्ठित सतह युद्धपोत अब वह अजेय प्रतीक नहीं रहे जैसा कि नौसेनाएं उन्हें मानती थी। अब नाखीमोव के साथ निष्पक्ष रहे तो वह मॉस्को नहीं है। अपग्रेडेड एयर डिफेंस सिस्टम काफी अधिक सक्षम है, जिसमें लंबी दूरी की वायु रक्षा के दर्जनों सेल हैं जो विमान, क्रूज मिसाइलें और ड्रोन जैसे खतरों को रोकने के लिए बनाए गए हैं, जिनसे मॉस्को नष्ट हुआ था। रूसी संदेशों में लगातार नाखीमोव को मॉस्को की बेइज्जती का सीधा जवाब बताया जाता है। इस तर्क की समस्या ये है कि मॉस्को रूस की खराब मिसाइल डिफेंस नीति के कारण नहीं डूबी थी, बल्कि निशाना बनने पर स्थिति की जानकारी, डैमेज कंट्रोल और आग बुझाने में बड़ी चूक हुई थी। रिपोर्टों के अनुसार आग बिना रोक टोक फैली,
जिससे गोला बारूद में धमाके हुए और जहाज डूब गया। इंटरसेप्टर मिसाइलें जोड़ने से ये समस्याएं जरूरी नहीं सुलझेंगी। तर्क दिया जा सकता है, अगर रूस ने मॉस्को से सबक लिया होता तो उसे जहाजों की टिकाऊ क्षमता और डैमेज कंट्रोल में निवेश करना चाहिए था, न कि बड़े लक्ष्य पर और आक्रामक मिसाइलें जोड़ने पर। एकाग्रता की समस्या ही दुनिया के सबसे महंगे लक्ष्य की बहस का केंद्र है। कुछ मुख्य अपूरणीय जहाजों पर आधारित नौसेना स्वाभाविक रूप से कमजोर होती है। नाखिमोव में लगाया हर रूबल और मिसाइल एक ही जगह एक ही समय मौजूद है, और अगर वही एक जहाज डूब जाए तो कुछ नहीं बचता। याद रखिए, रूस के पास और किरो क्लास क्रूजर बनाने की कोई चुपचाप काम करती उत्पादन लाइन नहीं है। अगर प्योटर वेलिकी रिटायर होता है तो नाखिमोव ही एकमात्र सक्रिय किरो क्लास क्रूजर रहेगा। अगर नाखिमोव खो जाता है या इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है कि उसकी मरम्मत में वर्षों लग जाएं, या वह बस अविश्वसनीय साबित होता है, तो रूस के पास कोई बहन जहाज पास में तैयार नहीं है जो उसकी जगह ले सके। पूरा किरो क्लास प्रयोग इसी एक जहाज के साथ जीवित या खत्म हो जाता है। ऐसे युद्ध में यह केंद्रीकरण का जोखिम सामने आता है, जहां यूक्रेन ने 4 साल बार बार यह साबित किया है। यूक्रेन को रूसी युद्धपोतों को टक्कर देने के लिए पारंपरिक नौसेना की जरूरत नहीं है। उसका एकमात्र प्रमुख युद्धपोत हेतमैन सहाय दाचनी युद्ध के शुरू में ही जानबूझकर डुबो दिया गया था, खासकर इसे रूसी नियंत्रण से बचाने के लिए। बिना असली ब्लू वाटर नेवी के युद्ध शुरू करने के बावजूद यूक्रेन ने पूरी रूसी काला सागर बेड़े को छुपने पर मजबूर कर दिया है। मॉस्को के डूबने और बिना चालक दल वाले जहाजों के हमलों जैसे नोवोरोसियस्क नौसैनिक अड्डे पर हमला के बाद रूसी युद्धपोतों और पनडुब्बियों को बंदरगाह तक सीमित कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चालक दल अपनी पनडुब्बियों को सिर्फ ड्रोन की निगरानी से बचाने के लिए घाट पर ही डुबाकर रखते हैं ताकि उनकी दृश्यता कम हो सके। काला सागर अभियान को कवर करने वाले विश्लेषकों ने नोवोरोसियस्क में उन सुरक्षात्मक बंदरगाह दीवारों को बेड़े के लिए एक पिंजरा बन जाने जैसा बताया है जो उनके पीछे छिपी हुई है। इस काम का ज्यादातर हिस्सा किसी उन्नत नई मिसाइल प्रणाली ने नहीं, बल्कि सस्ते और लगभग बिना चालक के उपकरणों ने किया। ड्रोन बोट्स, जो मूल रूप से कैमरा और रेडियो लिंक के साथ विस्फोटक से भरे जेट्स की है, इन्हें जल्दी बनाया, सुधारा गया और रूसी जहाजों और बुनियादी ढांचे पर लहर दर लहर छोड़ा गया। यही 2026 में नखिमोव जैसे जहाजों के खिलाफ तर्क का मुख्य बिंदु है। इन बिना चालक वाले खतरों का बड़ा फायदा है कि इन्हें बलिदान किया जा सकता है। कोई भी, यहाँ तक कि रूसी सैन्य ब्लॉगर भी 40 यूक्रेनी ड्रोन गिराए जाने का जश्न नहीं मनाएगा। लेकिन वायु रक्षा बस एक बार विफल हो जाए और वह जहाज जिसे बनाने में 27 साल और अरबों डॉलर लगे वह खत्म हो जाता है, जबकि वह हथियार जिसने यह किया उसे बनाने में शायद कुछ हजार डॉलर लगे और उसमें किसी चालक दल को जोखिम में डालने की जरूरत नहीं थी। सस्ता और बलिदान योग्य बनाम महंगा और अपूरणीय कि यह असमानता पहले ही इस युद्ध में रूसी नौसेना को झुका चुकी है। यही समस्या है। नखिमोव जैसे ही सेवा में आता है फंस जाता है। भूगोल अब भी मायने रखता है। नखिमोव उत्तरी बेड़े की ओर जा रहा है। कोला प्रायद्वीप के चारों ओर आर्कटिक और उप आर्कटिक जल में गश्त लगाते हैं, जहां छोटे ड्रोन नौकाएं नहीं पहुंच पाती, जिन्होंने रूस के काला सागर बेड़े को परेशान किया है। यूक्रेन का नौसैनिक ड्रोन अभियान मुख्यतः काला सागर तक सीमित है, जो भूगोल, निकटता, बंदरगाहों की नाकाबंदी और क्रीमियन प्रायद्वीप से जुड़े खास लक्ष्यों पर केंद्रित है। लेकिन भले ही नखिमोव ने संचालन जीवन में कभी यूक्रेनी ड्रोन बोट न देखी हो, वही कमजोरी हर जगह है जहां भी जहाज चलता है, क्योंकि आधुनिक एंटीशिप मिसाइलें, लंबी दूरी के स्ट्राइक ड्रोन और पनडुब्बियां भी आर्कटिक को सुरक्षित बंदरगाह नहीं मानती। रूस का उत्तरी बेड़ा दशकों से पश्चिमी निगरानी और नाटो की पनडुब्बी गतिविधियों के दायरे में रहा है। यूक्रेन युद्ध ने दिखाया कि समस्या केवल काला सागर तक सीमित नहीं थी। इसके बजाय इसने नौसैनिक शक्ति के एक अलग प्रकार की नींव रखी, जिसमें हथियार विकेंद्रीकृत होते हैं और केवल खर्च करने योग्य या कम से कम अपेक्षाकृत सस्ते ड्रोन तक सीमित होते हैं। नौसेना की क्षमता को एक ही जहाज में डालना उसे विफलता का एकमात्र बिंदु बना देता है, जिसे विदेशी नौसेनाएं भुनाने को तैयार रहती हैं। ध्यान देने वाली बात है कि ये आंकड़े साथ रखने पर कितने अजीब लगते हैं। एक जहाज जिसकी कील 1980 के दशक में रखी गई थी, जिसे गंभीर काम शुरू होने से पहले पूरे 2 दशक तक बंद रखा गया और उसके बाद 1 दशक से भी ज्यादा समय तक फिर से तैयार किया गया। अंतिम लागत कुछ अनुमानों के अनुसार 5 अरब डॉलर के करीब पहुंच गई। यह इतनी बड़ी रकम है कि इससे एक वास्तव में आधुनिक फ्रिगेट या कोरवेट जहाजों का बेड़ा तैयार किया जा सकता था, जो बनाना कहीं सस्ता है और अगर खो भी जाएं तो उन्हें बदलना भी कहीं आसान है। और तर्क दिया जा सकता है कि ये जहाज उस तरह के बटे हुए सेंसर प्रधान, ड्रोन प्रधान नौसैनिक युद्ध के लिए कहीं बेहतर अनुकूल हैं, जिसने वास्तव में इस युद्ध को परिभाषित किया है। रूस ने ये पूरी रकम एक पुराने अधूरे शीत युद्ध के जहाज को सेवमाश में पुनर्जीवित करने में लगा दी, क्योंकि वो पहले से मौजूद था। इसे पूरा करना नई चीज शुरू करने की तुलना में प्रचार के लिए बेहतर कहानी बनाता था। उस फैसले के पीछे अजीब तर्क है।
डूबी हुई लागत का मोह किसी जबरदस्त नशे जैसा होता है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से कोई ऐसी रणनीति नहीं है जिसे आज कोई व्यक्ति पहले सिद्धांतों से नौसेना डिजाइन करते समय चुनेगा। यह याद रखना भी जरूरी है कि नखिमोव खाली मैदान में नहीं उतर रहा है। नाटो आर्कटिक और उन जल क्षेत्रों पर ध्यान बढ़ा रहा है जिन्हें उत्तरी बेड़ाघर मानती है, जिसमें पनडुब्बी गश्तें और निगरानी बढ़ रही है। फिनलैंड और स्वीडन के गठबंधन में शामिल होने से नॉर्डिक नौसेनाओं का सहयोग बढ़ा। हालांकि एक अकेला युद्ध क्रूजर चाहे जितना भी हथियारबंद हो, यह किसी दबाव को खत्म नहीं करता और रूस को उस क्षेत्र में समुद्री नियंत्रण नहीं दिलाता जहां नाटो की पनडुब्बियां दशकों से है। बल्कि नाकिमोव का असली योगदान शायद सिर्फ इतना हो सकता है कि वह नाटो योजनाकारों को अपने लक्ष्य निर्धारण गणित में एक और भारी हथियारों से लैस जहाज को शामिल करने के लिए मजबूर कर दे, बजाय इसके कि वह आर्कटिक में शक्ति संतुलन को बुनियादी रूप से बदल दे। इस पुनर्निर्माण को कवर करने वाले नौसैनिक विश्लेषकों ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई झिझक नहीं दिखाई है। कुछ ने तो पूरे कार्यक्रम को एक तथाकथित प्रतिष्ठा या दिखावे की परियोजना के सभी लक्षणों वाला बताया है, एक परियोजना जिसमें ताकत की धारणा वास्तविक युद्ध क्षमता से ज्यादा अहम है। तर्क है कि नाकिमोव का भविष्य निर्णायक नौसैनिक युद्ध से कम अपनी मौजूदगी जताने से ज्यादा जुड़ा है। प्रदर्शन यात्राएं, नौसैनिक परेड और प्रचार में प्रभावशाली दिखना, यही भूमिका क्रेमलिन को समस्याग्रस्त कार्यक्रम पर जीत का दावा करने देती है। बिना जहाज को कभी किसी समकक्ष खतरे के खिलाफ सचमुच परखे रूस का एकमात्र विमान वाहक पोत कितनी बुरी तरह से एडमिरल कुज़नेत्सोव लगातार आग, क्रेन गिरने और ड्राई डॉक हादसों से नौसेना को शर्मिंदा कर रहा है। क्रेमलिन उत्सुक है क्योंकि वह कोई भी बड़ा युद्धपोत दिखा सके और बहाल हुई रूसी नौसैनिक शक्ति का प्रतीक बता सके, भले ही उसकी वास्तविक उपयोगिता कुछ भी हो। ये कड़वी सच्चाई है कि मरम्मत के बाद भी नखिमोव समुद्र में रूस और नाटो के बीच नौसैनिक संख्या के व्यापक समीकरण को नहीं बदलता। ये सिर्फ एक जहाज है जिसे फिर से नहीं बनाया जा सकता। सिर्फ मरम्मत क्षमता रूस की उस समस्या का समाधान नहीं है जहां महासागरों में गश्त के लिए शिपयार्ड लगातार एक के बाद एक युद्धपोत बना रहे हैं। नखिमोव मूल रूप से एक अकेला, अत्यधिक विशिष्ट और बेहद महंगा संसाधन है जिसे एक काफी सीमित मिशन के लिए तैयार किया गया है। और इससे भी बुरा यह है कि रूस इसे अपनी नौसेना की ताकत दिखाने के लिए परेड में ले जाएगा ताकि साबित कर सके कि वह अब भी बड़े प्रोजेक्ट पूरे कर सकता है, जबकि पिछले 3 दशकों की समस्याओं को छुपा लेगा। तो अपने मूल सवाल पर लौटते हैं, क्या रूस ने सच में कुछ महत्वाकांक्षी हासिल किया है या 30 साल और अरबों डॉलर खर्च कर दुनिया का सबसे महंगा निशाना बनाया? ईमानदार जवाब शायद असहज रूप से बीच में ही है। अगर स्पेसिफिकेशंस और ओपन सोर्स डेटा पर भरोसा किया जाए तो नखिमोव अब भी एक असाधारण रूप से सक्षम युद्धपोत है। ये अब भी सबसे भारी हथियारों से लैस युद्धपोतों में से एक है, लेकिन इसमें विशाल निवेश, दशकों की देरी और समय सीमा के लिए एक और जहाज की बलि देना शामिल है। और यह युद्ध के बीच सेवा में आ रहा है जबकि इसका कोई योगदान नहीं होगा। आखिरकार यह एक महंगा निशाना बन सकता है जिसे यूक्रेन, जैसा कि उसके रूसी जहाजों पर बढ़ते हमलों से साबित होता है, अनदेखा नहीं कर पाएगा। अब और अधिक जानने के लिए इस वीडियो को देखें और सुनिश्चित करें कि आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि समुद्र, जमीन और आसमान में जैसे जैसे घटनाएं घटें, आप यूक्रेन युद्ध की हर खबर से अपडेट रह सके।